हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपकी यूनिट 2 जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट की या प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग या फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, अलग अलग नेम से है अलग अलग कोर्सेज में। सो हम वो कवर करने वाले हैं। यूनिट 1 हो गई है, नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख लेंगे। और आज यूनिट 2 को कवर करने वाले हैं। राइट, सो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप लोग यूनिट 1 देख के आए हैं तो ऑफ कोर्स आप पसंद आया होगा, तभी आप यूनिट 2 देखने आए हैं। सो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। अभी जितना कर सकते हैं 500 प्लस लाइक टारगेट लेके चलेंगे एंड आई नो कि आप उसको पूरा कराएंगे, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, क्योंकि आज हम मार्केट का और एस्पेक्ट समझने वाले हैं और बड़े लेवल पे जाके उसको और समझेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला ये है, क्योंकि आपने ये रियल लाइफ में देखा भी होगा और बहुत सारी कंपनी ये सब करती हैं। तो क्या करती हैं मैम, क्या देखा होगा। तो चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं हम। और टॉपिक जो है आपका वो है यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केटिंग समझ में आ गई ना। मार्केटिंग हम क्लियर कर गए, मतलब सिर्फ सेलिंग नहीं है। मार्केटिंग मतलब क्या कि हम सबसे पहले सोच रहे हैं कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, फिर प्रोडक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, उसको डिज़ाइन करवा रहे हैं, फिर कस्टमर को वो दे रहे हैं, एडवर्टाइज करा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं। और इवन कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद भी आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है वो किसका था, मार्केटिंग का। अभी हमें ये समझना है, अब आप बताओ, आप मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट बनवाया आपने, कस्टमर को दिया, आपने देख लिया कस्टमर को क्या चाहिए, तो आप क्या सारे कस्टमर को एक जैसा प्रोडक्ट ही दे दोगे? जैसे एक जैसा ही शैम्पू सबको दे दोगे? अब आप शैम्पू वाले ऐड देखते हो ना, कंपनी अलग अलग तरीके के शैम्पू बताती है कि ये सिल्की हेयर के लिए, ये फ्रिजी हेयर के लिए है, ये ड्राई हेयर के लिए है। तो ये बेटा ये क्या कर रही है कंपनी, ये अलग अलग कस्टमर को अलग अलग चीज़ें दे रही है। एक ही दे देती ना सबको, तो क्या एक से सबका काम चल जाता? आपको अगर मैं एक ही जैसी चीज़ दे दूँ और आपकी स्किन टाइप अलग है, आपके फ्रेंड की अलग है, तो क्या आप दोनों लोग वही एक चीज़ यूज़ कर लोगे? नहीं मैम, हम क्यों यूज़ कर लेंगे, उसकी अलग है, मेरी स्किन अलग है, हमें तो अलग अलग प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि हमारी चॉइसेस अलग अलग हैं। तो यही तो कंपनी करती है, वो मार्केट को सेगमेंट करती है। सेगमेंट मतलब डिवाइड करती है। कैसे डिवाइड करती है? जो लोग जैसी चीज़, सिमिलर चीज़ें पसंद करती हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जो लोग एक जैसी चॉइस रखते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जो लोग एक जैसे चॉइस रखते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया। अभी मैम ये क्यों कर रही है, ये एक ग्रुप में डाल दिया? अभी बेटा खुद सोचो ना, मैं नहीं कहना एक प्रोडक्ट दोनों यूज़ कर लो, कर लोगे? नहीं। तो कंपनी भी एक जैसे लोगों को जब एक एक ग्रुप में डाल देती है, फिर स्टडी कर लेती है किसको क्या चाहिए, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बना के बेचेंगे और फिर वो बिकेगा भी। अदरवाइज सब कहेंगे कि अरे हमको भी वही दे दिया, उनको भी वही दे दिया, तो हम क्यों लें, है ना। तो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्लियर हुआ कि डिवाइड करना है। क्या? लार्ज मार्केट। बेटा मार्केट बहुत बड़ी है, सबको एक जैसा चीज़ नहीं चेप सकते हो आप, मार्केट बहुत बड़ी है। तो मार्केट जब बहुत बड़ी है तो हमें समझ में कैसे आएगा कि किसको क्या दें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में जो हमारे कस्टमर है, जिनका सेम नीड, सेम प्रेफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक है, उनको डिवाइड कर देते हैं। एक जैसे लोग को एक ग्रुप में, एक जैसे लोग को एक ग्रुप में, एक जैसे प्रेफरेंस रखने वाले एक ग्रुप को। जैसे हाई इनकम वाले को एक ग्रुप में डाला, लो इनकम वालों को एक ग्रुप में डाला, मिडिल वालों को एक में डाला। अब हम देखेंगे कि किसके प्राइस के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए बेटर रहेगा, उस हिसाब की चीज़ डिज़ाइन करके हर कस्टमर को सेटिस्फाई कर लेंगे। तो मतलब क्या है मार्केट सेगमेंटेशन का? सेगमेंटेशन मतलब डिवाइड करना। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? मार्केट को करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे मार्केट को किसमें? स्मॉलर ग्रुप में। क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है? ताकि हम उनको सेटिस्फाई कर पाएँ। और किस बेसिस पे कर रहे हैं? उस बेसिस पे कर रहे हैं मीन्स जो कस्टमर की सिमिलर नीड, प्रेफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक है उनको एक ग्रुप में, जिनकी सिमिलर नीड, प्रेफरेंस उनको एक ग्रुप में। इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। खुद सोचो ना, अगर सबके लिए एक ही मार्केटिंग प्लान बना दोगे तो क्या वो वर्क करेगी? नहीं। आप सबके लिए एक ही ऐड दिखा रहे हो फिटनेस का। ओल्ड एज वाले को क्या फिटनेस से मतलब, वो बेड पे पड़े हुए हैं, ठीक। अभी आप देखते हो टूथपेस्ट कितने टाइप के निकालते हैं। जो यंगस्टर है उनके एनर्जेटिक वाला दिखाते हैं, मैक्स फ्रेश एंड ऑल, है ना। जो ओल्ड एज है वाले उनके लिए दंत कांति टाइप दिखाते हैं, और सेंसिटिव टीथ वालों के लिए अलग दिखाते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि जिन कस्टमर को जो चाहिए, जिनका सेम प्रेफरेंस है, जिनकी एक जैसी चॉइस है, उनको हम वो प्रोडक्ट, वो हमारा वो प्रोडक्ट खरीद लें, और जिनको जैसा चाहिए उनको हम वो प्रोडक्ट दे दें, है ना। तो ये बेनिफिट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन से कस्टमर को कौन सी
ज़रूरत है, मतलब सिमिलर नीड वालों को एक जगह, सिमिलर नीड वालों को एक जगह, सिमिलर नीड वालों को एक जगह, फिर हम उनको स्टडी भी कर सकते हैं आराम से और उनको सेटिस्फाई कर ले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है इनको यही चाहिए, इनका प्रेफरेंस यही है, इनका टेस्ट यही है। वरना बिखरी बिखरी मार्केट रहेगी, हम किसको क्या ढूंढेंगे, तुमको क्या पसंद, तुमको क्या पसंद, अरे जिसको जो पसंद है एक जैसा उसको एक ग्रुप में डालो, जिसको जो पसंद है उसको एक ग्रुप में डालो। यही होता है मार्केटिंग सेगमेंटेशन। सिंपल आइडिया इसके पीछे यही कि हर कस्टमर एक जैसा नहीं है, आप और आपका फ्रेंड एक जैसा है नहीं है, कस्टमर एक जैसा होगा क्या, नहीं होगा, सबकी टेस्ट अलग है, प्रेफरेंस अलग है, सबके लाइफस्टाइल अलग है। कोई बहुत रिच है उसका लाइफस्टाइल अलग है, कोई मिडिल क्लास है उसका लाइफस्टाइल अलग है। अब मैं एक प्रोडक्ट बना दूँ, कहूँ आप भी खरीदो, आप भी खरीदो, भाई आईफोन वाला जिसका लाइफस्टाइल हाई है वो लेटेस्ट मॉडल का टॉप नॉच खरीद के बैठेगा, क्योंकि उसका इनकम अलग है, उसका लाइफस्टाइल अलग है। वो आपके जैसा एंड्रॉयड या कीपैड नहीं लेगा। मैम आपने हमें क्रिटिसाइज कर दिया, अरे क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने बताया है आप भी इनकम लाइफस्टाइल बढ़ाओ, ठीक है। लोकेशन, एज, टेस्ट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सबको नहीं सेटिस्फाई कर सकती, लोग अलग अलग है ना बेटा, तो अलग अलग प्रोडक्ट उनके लिए बनाना होगा, अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करनी होगी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मतलब मैम अरे एडवर्टीजमेंट कराने का तरीका अलग होगा, क्योंकि आप उनको जो पसंद उनके लिए वैसे ऐड दिखाएंगे ना, उनके लिए कॉमन ऐड क्यों दिखा देंगे। तो मार्केटर्स क्या करते हैं, जो टोटल मार्केट होती है उसको सिमिलर ग्रुप्स में, छोटे छोटे स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है, हैविंग द सेम फीचर प्रेफरेंस एंड ऑल, एंड देन डिज़ाइन करती है स्पेसिफिक प्रोडक्ट और स्ट्रैटेजी। और जब भाई तुमने डिवाइड कर लिया, ठीक है, सिमिलर ग्रुप वालों को एक जगह, सिमिलर ग्रुप वालों को एक जगह, ऐसे ऐसे करके तुमने सबके छोटे छोटे ग्रुप बना लिए और हर ग्रुप में एक जैसे फीचर वाले, लाइफस्टाइल वाले लोगों को रख दिया। अब आप उनके हिसाब की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उनके हिसाब का प्रोडक्ट बना के उनको सेटिस्फाई कर ले जाएंगे, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट का ब्रांड है, वो मार्केट को क्या करती है, डिवाइड करती है। जैसे छोटे बच्चों के लिए अलग दिखाती है फ्लेवर्ड टूथपेस्ट, एडल्ट्स के लिए वाइटनिंग्स और सीनियर्स के लिए सेंसिटिव टीथ। तो इसने क्या किया, इसने मार्केट को क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। किस बेसिस पे, एज के बेसिस पे किया है। जैसे किड्स को एक ग्रुप में डाल दिया क्योंकि इनकी सिमिलर नीड प्रेफरेंस होगी, इन लोगों को सबको ऐसा टेस्ट वगैरह चाहिए होगा, ठीक है। एडल्ट्स जो है उनको थोड़ा वाइटनिंग शो ऑफ करना है, दिखाना बहुत यंग है, बहुत कूल है, बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया, उनके लिए हम वैसा प्रोडक्ट बनाएंगे, वैसी स्ट्रेटजी बनाएंगे। और सीनियर्स भाई उनको क्या मतलब कूल और गुड लगने से, उनको है कि अभी हम कर हमारा बुढ़ापा है, हमें सेहत का ख्याल रखना है, सेंसिटिव टीथ है हमारे, तो हमें वो दिखाओ, हमें वो लेना है, ठीक। समझ में आया मार्केट सेगमेंटेशन। अब आता है कि क्या बेसिस हो सकते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के, मतलब मार्केट को डिवाइड करने के कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं। तो व्हेन अ कंपनी डिवाइड्स द मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, मार्केट जब को स्मॉलर ग्रुप में हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमें बेस तो चाहिए ना, कि किस बेस पे हम उनको डिवाइड कर रहे हैं, रीजन क्या है, ठीक है, किस बेस पे डिसाइड कर रहे हैं। तो वो जो फैक्टर जो हमें बताते हैं कि हम किस बेसिस पे छोटे छोटे ग्रुप में अलग अलग लोगों को बांट रहे हैं, वही क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। जैसे मार्केट को तो हमें तोड़ना है, छोटे छोटे ग्रुप में डालना है, लेकिन किस बेसिस पे तोड़े, एज के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, पर्सनालिटी के बेसिस पे, लाइफस्टाइल के बेसिस पे। वो जो ये बेस है ना, जो ये फैक्टर है ना, वही क्या होता है, बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। बेसिकली 4 बेस होते हैं। कितने बेस होते हैं, 4 बेस होते हैं, जिसके बेसिस पे आप मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप में डाल सकते हो। पहला है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। आप देखते होगे बहुत सारे जो कंपनियां होती हैं वो जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन करती हैं, मतलब वो देखती हैं कि वो मार्केट जो है लोकेशन के हिसाब से डिवाइड, जैसे मैकडी लोकेशन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट डिवाइड करता है। जैसे बाहर वाली कंट्रियों में बीफ बर्गर वगैरह चलते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ दे रहा है, यहाँ पे देख लेता है कि क्या कल्चर है, वो यहाँ पे वैसा दे रहा है। जापान गया या कहीं भी गया, वहाँ का कल्चर समझ लेगा, फिर वहाँ का वैसा फूड देगा। तो लोकेशन के बेसिस पे उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग की, अपनी मार्केटिंग करी, मतलब उसके बेसिस पे अपने जो भी सेगमेंटेशन है वो बना लिए हैं। तो कंपनियाँ क्या करती हैं, मार्केट को डिवाइड कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, चाहे वो कंट्री के बेसिस पे हो, स्टेट के बेसिस पे हो, सिटी के बेसिस हो, क्लाइमेट। अब सिटी के साइज़ के बेसिस पे बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं जहाँ पे लोगों का अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम ऐसे, मान लो फूड इंडस्ट्री में, तो ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे चीज़ें बेच सकते हैं जिनका प्राइस भी ज़्यादा है, प्रीमियम क्वालिटी का, और कस्टमर ले लेगा। अभी सोचो कोई गांव है, वहाँ पे आप प्रीमियम क्वालिटी का बेचोगे, कोई नहीं लेने आएगा, है ना। तो हम लोकेशन के हिसाब से जब अपने कस्टमर को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसमें बोलते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जैसे वुलन क्लोथ, कोल्ड रीजन, जैसे कोई कंपनी है वो कपड़े बनाती है, तो उसको पता है कि गर्म कपड़े जो बना रहे हैं वो कोल्ड रीजन में जाएंगे, और जो समर वाले कपड़े हैं वो हॉट रीजन में जाएंगे। एयर कंडीशनर, ये अपनी मार्केटिंग जो है वो हॉट एरियाज़ में
दिल्ली राजस्थान इन जगह करते हैं क्योंकि उनको पता है ये चीज़ मेरा वहाँ पे बिकेगा, वहाँ के कस्टमर लेंगे। बाकी अगर जैसे कुछ और बना रहे हीटर वगैरह तो उसकी वहाँ करेंगे। मैकडी है, हमने देखा ना, मैं इंडिया में स्पाइसी मेन्यू रख रही है, यूके में उतना नहीं, माइल्ड नॉर्मल, क्योंकि वहाँ का कस्टमर का प्रेफरेंस अलग है। तो जब बेटा हम लोकेशन के बेसिस पे अपनी मार्केट को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे ग्रुप में, उसे बोलते हैं जियोग्राफिक। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है? व्हाट इज डेमोग्राफिक? मतलब जब हम मार्केट को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, पर्सनल नहीं मतलब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, मतलब एज, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनके बेसिस पे जब हम क्या करते हैं मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप पे डिवाइड करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे टूथपेस्ट वाला करता एज के बेसिस पे, ये कौन सा सेगमेंटेशन था? ब्रॉडर नेम क्या है इसका? डेमोग्राफिक। मतलब छोटे बच्चे, एडल्ट, ओल्ड एज, या फिर आपका इसमें आ जाएगा जेंडर, मैन, वीमेंस, किसके लिए बना रहे हैं हम वो प्रोडक्ट, ठीक है। एजुकेशन हो गया, ऑक्यूपेशन, जैसे ग्लो एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, इन्हीं के सब ब्रांड आए ना। तो इन्होंने देखा कि हमारे जो कस्टमर है वो मेन भी हो सकते हैं, वुमेन्स भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, मेन और वुमेन के बेसिस पे अपनी मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप पे डिवाइड कर दिया। और वुमेन में भी जिनको जो मतलब वुमेन्स को हमें पता है कि थोड़े माइल्ड और थोड़े से ब्यूटी और ऐसे प्रोडक्ट पसंद है, और जो मेन्स हैं उनके लिए थोड़े हार्ड टाइप बना सकते हैं क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी वैसी होती है। तो हमने इस बेसिस पे मार्केट को डिवाइड किया और हम इस तरीके से इनको स्टडी करके वो प्रोडक्ट देंगे। तो वो मार्केट सेगमेंटेशन क्या कहलाएगा? डेमोग्राफिक। मतलब एज के बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे, इनकम, हाई इनकम वालों को अलग, लो इनकम वालों को अलग, मिडिल वालों को अलग, क्या ऑक्यूपेशन है, कौन सी नौकरी करते हैं, पेशा क्या है, उसके बेसिस पे जब डिवाइड करते हैं मार्केट को, वो होता है आपका डेमोग्राफिक। लाइक फैंटा जो है वो टीनेजर को टारगेट करती है जिनको फ्रूटी फ्लेवर पसंद है। डाइट कोक हेल्थ कॉन्शियस एडल्ट्स को, जैसे कोका कोला ने अलग अलग सेगमेंट बना दिए, हेल्थ कॉन्शियस लोगों को डाइट कोक, नॉर्मल वालों को जनरल, ठीक है। तो इसने क्या किया? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन यूज़ किया, देखा लोगों का क्या स्टाइल है, ठीक है, उनका क्या कॉन्शियस है, उस बेसिस पे हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट आता है साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक बेसिकली जब हम कंज्यूमर को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी एंड उनका सोशल क्लास। यहाँ पे याद रखना, पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल के बेसिस पे जब करते हैं, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे था एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, इसके बेसिस पे जब डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या है? लाइफस्टाइल। अच्छा, ये जो डाइट कोक वाला एग्जाम्पल है ना, बेसिकली ये वाला एग्जाम्पल यहाँ मत लिखो क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वाला एग्जाम्पल जो है ना वो हेल्थ कॉन्शियस है, मतलब लाइफस्टाइल के बेसिस पे है। तो ये साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। तो ये डिवाइड करता है कंज्यूमर को ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, उसके बेसिस पे हमने क्या किया? छोटे छोटे ग्रुप बना लिए और अब हम उनको सर्व करें। जैसे मारुति सुजुकी जो भी कार मॉडल बनाती है वो लाइफस्टाइल के हिसाब से बनाती है, ठीक है। मारुति सुजुकी जो भी अपना सेगमेंटेशन करती है वो करती है ऑन द बेसिस ऑफ साइकोग्राफिक, कि लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम उनको क्या करेंगे? अपना प्रोडक्ट देंगे। लाइक मारुति ऑल्टो जो बनाई वो हमने उन कस्टमर्स के लिए बनाई जो कि बजट कॉन्शियस है और सिंपल लाइफस्टाइल, साधारण लाइफस्टाइल है उनकी, कोई इतना फैंसी और शो ऑफ नहीं करना है। बेलेनो जो है वो यंग प्रोफेशनल्स के लिए बना दी मैंने। ग्रैंड विटारा जो है, विटारा, ठीक है, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बना ली जो लग्जरी चाहते हैं, लग्जरी स्टेटस चाहते हैं। तो इसने क्या किया? साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन किया, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल क्या है लोगों की, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके बेसिस पे क्या क्या मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप में बना दिया और फिर उसके ही हिसाब से जो जैसी पर्सनैलिटी लगता है, जैसी लाइफस्टाइल लगता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर दिया और उसको सर्व कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट सेगमेंटेशन जो इसमें आता है वो आता है बिहेवियर सेगमेंटेशन। मतलब कि आप लोगों का, जो भी आपके कस्टमर है, उनका कैसा बिहेवियर है, उनकी परचेज कब करते हैं, वो डिसीजन कब लेते हैं कि हाँ लेना है, उनकी लॉयल्टी कैसी है कि वो ब्रांड के टूवर्ड लॉयल रहते हैं, बेनिफिट्स कितना देखते हैं कि इस चीज़ से हमें इतना फ़ायदा हो जाए, मतलब उसके बेसिस उनका बिहेवियर कैसा, बेसिकली बिहेवियर कैसा रखते हैं। जब हम उसके बेसिस पे हम मार्केट में छोटे छोटे स्मॉलर ग्रुप्स बनाते हैं तो वो होता है हमारा बिहेवियर सेगमेंट, ठीक है। जैसे कैडबरी ये बिहेवियर सेगमेंटेशन यूज़ करता है, कैसे? जैसे डेयरी मिल्क जो वो बनाता है वो उन लोगों के बनाते हैं जिनको हमेशा स्वीट की क्रेविंग रहती है, तो डेयरी मिल्क रेगुलर यूज़ के लिए। सिल्क क्यों बनाया? उन लोगों के लिए जिनको गिफ्ट्स करना है, सेलिब्रेशन, मतलब ओकेजन के बिहाफ पे जब परचेस करता है लोग तो उनके लिए वो सिल्क ले जाएं। बॉर्नविल जो है वो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बना दिया जिनको डार्क चॉकलेट पसंद है, ठीक है, मतलब उनका बिहेवियर इस तरीके का है। सेलिब्रेशन पैक फेस्टिवल ओकेजन के लिए बना, मतलब एक कंपनी जो है उसके प्रोडक्ट तो अलग अलग हैं लेकिन वो देखती है कस्टमर कब बाय करती है। जैसे अगर वो नॉर्मल बाय करे तो डेयरी मिल्क ले जाए, किसी ओकेजन में गिफ्टिंग के लिए बाय कर रही है तो सिल्क ले जाए, ठीक है। किसी हेल्थ कॉन्शियस लोगों को देना चाह रही है
तो हम बॉन्डवेल बना देंगे, या सेलिब्रेशन पैक उसने बना दिया जब आप फेस्टिवल ओकेजन में किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हैं। तो लोग कितने बार बाय करते हैं, उनका लॉयल्टी कितना है उस ब्रांड के साथ या उस प्रोडक्ट के साथ, उसके बेसिस पे जब मार्केट को डिवाइड करते हैं तो वो होता है हमारा बिहेवियर सेगमेंटेशन। तो 4 सेगमेंटेशन हैं आपके, कितने हैं? 4 सेगमेंटेशन है। कौन कौन से थे आपके 4 सेगमेंटेशन? किस किस बेसिस पे मार्केट को हम डिवाइड करेंगे? पहला हमने समझा, क्या समझा हमने? दूसरे नंबर पर मुझे याद है, पहले नंबर पे क्या समझा था? एक तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन समझा था हमने, ठीक है। एक साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन समझा हमने। डेमोग्राफिक क्या था? डेमोग्राफिक मतलब कि हमने जो कस्टमर है उनको एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे क्लासिफाई किया है, ठीक। इसके बाद जो साइकोग्राफिक था उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने उनके किस बेसिस पे डिवाइड किया था? लाइफस्टाइल, और उनका लाइफस्टाइल कैसा है, और क्या था? लाइफस्टाइल था, और किस तरीके से वो मतलब रहते हैं, उनकी प्रेफरेंस वगैरह क्या है, उस बेसिस पे हमने डिवाइड किया था। और जो अभी हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था? अभी हमारा कौन सा सेगमेंटेशन था? बिहेवियर। मतलब उनका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर सेगमेंटेशन। इसमें हम वो कैसे बिहेव करते हैं, मतलब उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, बेसिकली ओकेजनली बाय करते हैं या कैसे बाय करते हैं, उनकी लॉयल्टी क्या है, ठीक है, इसके बेसिस पे कर दिया। और एक सेगमेंटेशन था, वो कौन सा सेगमेंटेशन था मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है? रीजन के बेसिस पे, जियोग्राफिकल, यस, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन मतलब रीजन के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है। जब लोकेशन के बेसिस करेंगे जियोग्राफिकल, जब एज जेंडर इनकम के बेसिस पर करेंगे डेमोग्राफिक, जब साइकोग्राफिक में तो उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, ठीक है, उसके बेसिस पे करेंगे तो साइकोग्राफिक, और बिहेवियर के बेसिस पे उनका बाइंग बिहेवियर कैसा है तो हो जाएगा हमारा बिहेवियर सेगमेंटेशन। क्लियर हो गया? साइकोग्राफिक बेसिकली लाइफ और पर्सनैलिटी कैसी है, मतलब पर्सनैलिटी बेसिकली हेल्थ कॉन्शियस है, नॉर्मल है, या अपने आप को बहुत रिजर्व रखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कहते हैं उनकी पर्सनैलिटी बहुत हाई क्लास है, बहुत ही स्टेटस सिंबल गुड्स प्रेफर करते हैं, तो उसके बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस है मार्केट सेगमेंटेशन। आपने मार्केट सेगमेंटेशन कर लिया, लेकिन आपको इससे फ़ायदा क्या मिल रहा है? क्या इंपॉर्टेंस थी इतना करने का? क्यों हमने कस्टमर को, अपनी पूरी मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप में, जो जिसको जो पसंद है, जो सिमिलर नीड के वाले हैं उनको एक ग्रुप में, ऐसा हमने क्यों किया? पहला है ताकि हम कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर पाए, कस्टमर को क्या चाहिए। जैसे हमने क्या किया था, मार्केट में एग्जाम्पल लेते, जैसे एज वाइज हमने डिवाइड किया, तो हमें पता चल गया छोटे बच्चों को ये चाहिए, बड़े लोगों को ये चाहिए, ओल्ड एज को ये चाहिए। तो हमें ये पता चल रहा है कि कस्टमर को चाहिए क्या, क्योंकि हम जब डिवाइड किया तो हम स्टडी करेंगे उनको, पर्टिकुलरली समझेंगे उनको क्या चाहिए, उस हिसाब से बनाएंगे। तो सेगमेंटेशन हेल्प करती कंपनी को कि वो अंडरस्टैंड कर पाए कि कस्टमर को एक्चुअली चाहिए क्या। जैसे टाइटन है, वो देखती है टीनेजर ट्रेंडी वॉच चाहते हैं, जैसे फास्ट ट्रैक। प्रोफेशनल जो है वो एलिगेंट्स चाहते हैं, लाइक टाइटन एज, तो वो उसी हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर ले जाएगी। तो कस्टमर की नीड समझ में आएगी जब हम सेगमेंटेशन करेंगे, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा किसको क्या चाहिए। दूसरा है बेटर प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब जो हमें पता चल गया है कि हर सेगमेंट की क्या नीड है, बच्चों को ऐसी चाहिए, बड़ों को ऐसी चाहिए, तो हम उसी हिसाब से उनको प्रोडक्ट डिज़ाइन करके दे देंगे जिससे उनकी नीड पूरी हो जाएगी। लाइक सनसिल्क जो है वो डिफरेंट हेयर टाइप के लिए शैम्पू बनाता है, उसको पता चल गया हर हेयर टाइप की चॉइस अलग है, नीड अलग है, तो हम उस हिसाब से उनको देंगे। वो पता कैसे चला? मार्केट सेगमेंटेशन किया तब। इफेक्टिव यूज ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेज, मार्केटिंग रिसोर्सेज का अच्छा यूज हो पाएगा इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन एवरीवन। सब पे पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि आप देखो कि सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट कौन सा है। क्या बच्चों को ही, जैसे हमने जो सेगमेंटेशन चूज किया कि हाँ एज वाइज सेगमेंटेशन में कर दिया, ठीक है, जेंडर वाइज, तो हम देखेंगे कि हम उसमें भी किसको देख सकते हैं, वुमेंस के लिए ज़्यादा हमें बनाना चाहिए या कौन सा सेगमेंटेशन प्रॉफिटेबल होगा, बच्चों वाले सेगमेंटेशन में ज़्यादा भीड़ है, तो हम उस हिसाब से ये भी कर पाएंगे कि कहाँ पे हमें कितना पैसा लगाना है, कि उनके लिए कैसे ऐड दिखानी है, उनके लिए कितना फोकस करना है, कितना समय लगाना है, तो उसमें भी हमारा रिसोर्स जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो पाएगा। हेल्प इन डिसाइडिंग मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स डिसाइड करने में हेल्प करता है। मतलब जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है वो हेल्प करता है मार्केटर को कि वो डिसाइड करे 4 पीस मतलब कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए,
मार्केट से हमको कस्टमर की नीड पता चल गई तो हम डिसाइड कर लेंगे इनके लिए प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। हमें पता चल गया जैसे हमारा कस्टमर जो है वो हाई इनकम ग्रुप का है तो उनके लिए प्राइस कैसे सेट करें, भाई अच्छा खासा सेट कर सकते हैं। लोकेशन वाला कर दिया तो हमें लोकेशन पता चल गई तो प्लेस कहाँ तक उन्हें गुड्स डिलीवर कराना है, घर तक ऑनलाइन करें या कैसा करें। प्रमोशन मतलब कि कैसे उनको हम गुड्स प्रमोट करें, ठीक है। जैसे हमें लग्जरी सेगमेंट तो हमें पता है उनके लिए हाई प्राइस रख सकते हैं। ऐसे स्टोर बनाने होंगे प्लेस थोड़े एक्सक्लूसिव हो, मतलब आए तो उनको लगे हाँ और है भाई ऐसी दुकान से खरीद रहे जहाँ पे इतना पैसा देना अच्छा लग रहा है। छोटी मोटी दुकान में बड़ा सा उनको प्राइस पे करवा रहे हैं उनसे नहीं करेंगे, आके प्रीमियम एड्स चलाएंगे उनके लिए। तो हमें पता चल जाएगा कि सेगमेंटेशन के थ्रू कि हमारे जो ग्रुप है वो कैसा है, ठीक है, और उसके लिए हमें कैसी प्राइस रखनी है, कैसा प्रमोशन करना है और किस तरीके की प्लेस से उसको हमें बेचना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर को वो मिल रहा है जो उसको चाहिए, जो उसकी नीड है, जो उसकी एक्चुअल में वांट है, तो खुश होंगे कि नहीं होंगे, आप खुश होंगे कि नहीं होंगे। आपको सिल्की शैम्पू चाहिए था जो आपके हेयर को सिल्की रखे क्योंकि हेयर टाइप वैसा था और आपको कंपनी वैसा दे रही है तो आप खुश होंगे। गेनिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अब आप क्या कर रहे हैं, कस्टमर को समझ रहे हैं, उसको वही दे रहे हैं जो उसको चाहिए, तो आप कॉम्पिटिटर से तो आगे जाएंगे ही। हो सकता है कस्टमर कॉम्पिटिटर नहीं समझ पा रहा है मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, बट आपने समझ लिया अच्छा इसको तो यही चाहिए, हम इसको यही देंगे, तो आपको कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने में क्या होगा, हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आता है टारगेटिंग। एक बार मार्केटिंग सेगमेंटेशन कर ली, मतलब मैंने मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर लिया। किसी भी सेगमेंटेशन को कंपनियां चूज़ कर सकती हैं, मिक्स भी चूज़ कर सकती है, लाइक से मैकडी हो गया, वो लोकेशन वाला सेगमेंटेशन भी करती है और दूसरा वो डेमोग्राफी सेगमेंटेशन भी करती है कि एज वाइज जैसे मैकडी मील निकाल दी, हेल्थ कॉन्शियस लोगों को हमने साइकोग्राफिक वाला सेगमेंटेशन भी यूज़ कर लिया, वैसा प्रोडक्ट निकाल दिया। तो आप हर तरीके से मार्केट को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कैसे करना चाह रहे हो। जैसे कि जो लग्जरी गुड्स वगैरह बेचते हैं जिनका थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी गुड्स होते हैं जैसे रोलेक्स वॉच एंड ऑल, तो ये जो सेगमेंटेशन यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि लाइफस्टाइल कैसी है या फिर इनकम ग्रुप कैसा है, ठीक है, तो ये वो सेगमेंटेशन यूज़ करेंगे। तो हमें जब हम सेगमेंटेशन कर लेते हैं, पूरी मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये डिसाइड करना होता है कि हम किस सेगमेंट को सर्व करना चाहते हैं, ठीक है, हम किस सेगमेंट पे फोकस करना चाहते हैं, और वही बेसिकली क्या होती है, टारगेटिंग। जैसे सेगमेंटेशन में क्या किया, मार्केट को डिवाइड किया, छोटे छोटे ग्रुप में मार्केट को डिवाइड कर लिया, एक एज वाले को एक जगह, ठीक है, एक एज वालों को एक जगह, जैसे यंग को इधर और चाइल्ड को इधर और इधर, फिर जेंडर के बेसिस पे मैन अलग वुमेन अलग, जैसे हमने डिवाइड कर लिया मार्केट को, हमें समझ में आ गया किसकी क्या ज़रूरत है सेगमेंटेशन करके। अब हम ये सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस सेगमेंट पे फोकस करना है, कौन से सेगमेंट के साथ हम क्या करेंगे, जाना पसंद करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे नाइकी है, नाइकी सेगमेंट करता है मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ एज, लाइफस्टाइल एंड एक्टिविटी लेवल। तो इसने क्या किया, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कर लिया, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कर लिया, इनके बेसिस पे इसने क्या किया, अलग अलग ग्रुप में अपने कस्टमर को, सिमिलर नीड वालों को, सिमिलर लाइफस्टाइल वालों को, सिमिलर एज वालों को डिवाइड कर लिया। अब वो क्या करेगा, वो टारगेट करेगा कि कौन से लोगों को टारगेट करना। जैसे लाइफस्टाइल तो अलग अलग लोगों की होगी, कुछ लोग हेल्दी लिविंग प्रेफर करते होंगे, कुछ लोग नॉर्मल प्रेफर करते होंगे, ठीक है, एक्टिविटी में कुछ लोग जिम जाना पसंद करते होंगे, कुछ लोग उतना जिम फ्रीक नहीं होंगे। तो इसको आप ये देखना है कि कौन से लोगों को ये टारगेट करना चाहते हैं। जैसे नाइकी ने बोला मुझे तो उन लोगों को टारगेट करना है जो उसकी लाइफ के स्टाइल कैसे है, जो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड, जो एक्टिव रहते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस है, मेरे वो कस्टमर होंगे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने टारगेटिंग कर ली, मैंने ग्रुप तो डिवाइड किया, अलग अलग लाइफस्टाइल वालों को मैंने डिवाइड किया, ये हो गया मेरा मार्केट सेगमेंटेशन, मुझे सबकी नीड पता चल गई। अब मैं ये सोचूंगी कि मुझे क्या सबको सेटिस्फाई करना, हम वो भी कर सकते हैं, हम उनको भी टारगेट, हम सबको भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे किसी स्पेसिफिक को भी टारगेट करना है तो मैं वो भी फोकस कर लूँगी। जैसे नाइकी ने कहा कि मुझे सिर्फ उनको टारगेट करना है जो स्पोर्ट्स के लिए एक्टिव है, एंथुसियास्टिक है, ठीक है, तो वो क्या हो गई, वो हो गई उसकी टारगेटिंग। जैसे नाइकी एयर बनाया शूज़ प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए, मतलब एक्टिव लोगों को कर रही है, नाइकी रन वाला बना दिया जो कैजुअल रनर है, नाइकी योगा बना दिया फिटनेस एंथुसियास्ट के लिए। सो इवन दो हर लोग नाइकी बाय कर रहे हैं, लेकिन इसने किसको टारगेट किया है, उस सेगमेंट को टारगेट किया जिनकी लाइफस्टाइल कैसी है, एक्टिव है। जिनकी इनएक्टिव लाइफस्टाइल है उसने इसको नहीं टारगेट किया, क्योंकि लाइफस्टाइल में भी हमने जैसे मार्केट सेगमेंटेशन की ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल, तो हमने अलग अलग ग्रुप डाला कि किनकी लाइफस्टाइल एक्टिव है, किनकी इनएक्टिव है, किनकी मीडियोकर ऐसे है। लेकिन नाइकी ने भी क्या किया, उसमें भी एक पर्टिकुलर चूज कर लिया, मतलब मार्केट सेगमेंटेशन में पर्टिकुलर ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे टारगेटिंग, ठीक है। जैसे आपकी मैम है, वो क्या करती हैं,
ग्रुप बना लेती है, मार्केट सेगमेंटेशन मतलब ग्रुप बना लेती है। ए ग्रेड वाले बच्चों को ए, बी, सी, डी ऐसे बना दिया, जो अच्छे बच्चे उनको ए में डाल दिया, मीडियोकर है बी में डाल दिया, उससे कम है सी में डाल दिया, डी में डाल दिया। अभी उन्होंने बोला कि मैं जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो डी वाले ग्रुप पे करना चाहूँगी। तो वो क्या हो गया, वो टारगेटिंग हो गया। चाहो तो टारगेटिंग आप सब पे भी कर सकते हो कि मैं सब पे फोकस करूँगी, तो वो हो सकती है जनरल टारगेटिंग। बट मैंने बोला कि सिर्फ मैं इसी पे पर्टिकुलर टारगेटिंग करूँगी, तो दैट इज ऑल्सो टारगेटिंग। मीन्स आप स्पेसिफिक पूरे सेगमेंटेशन में एक स्पेसिफिक ग्रुप फोकस कर लेते हो जो आपके प्रोडक्ट के लिए क्या हो, परफेक्ट हो, मतलब उससे बिल्कुल मिलता हो। हम नाइकी सबको नहीं करना चाहता था, उसको था कि मैं सिर्फ एक्टिव लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो सिर्फ मैं उनको ही टारगेट करूँगा। तो अब मैं उनके लिए ही अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करूँगा, उनके लिए ही मार्केटिंग पे फोकस करूँगा, वैसा ही पैसा खर्च करूँगा जिससे वही एड्स दिखे, उन तक ही पहुँचे। ठीक है। सो आफ्टर डिवाइडिंग द मार्केट इनटू सेगमेंटेशन, द कंपनी डिसाइड विच ग्रुप इट वांट टू सर्व। एक बार सेगमेंटेशन कर लिया तो कंपनी को पता चल जाता है कि उसको कौन सा ग्रुप सर्व करना है। मुझे मेन सर्व करने हैं, वुमेन्स के लिए प्रोडक्ट बनाना है, मुझे छोटे बच्चों के लिए बनाना है, मुझे बड़े बच्चों के लिए बनाना है। मेरा सेगमेंटेशन क्या होगा, मतलब मेरा टारगेट ग्रुप क्या होगा, वो हम डिसाइड कर लेते हैं। तो मार्केटिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला है अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग। अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग मतलब जो टारगेटिंग है उसके अलग अलग टारगेटिंग स्ट्रैटेजी के टाइप्स हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग एक पहला टारगेटिंग का टाइप है जिसमें कंपनी जो है वो पूरी मार्केट को एक मान के चलती है। मतलब ये नहीं कहती कि हम अलग अलग लोगों को टारगेट करेंगे या इसी ग्रुप को टारगेट करेंगे, वो कहती है हम सबको टारगेट करेंगे और सारे ग्रुप के लिए हम एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे और वो सब पे काम करेगा। मतलब एक ही प्रोडक्ट होगा, एक ही प्राइस होगा, एक ही प्रमोशन का तरीका होगा और सब पे काम करेगा। जैसे कोलगेट का जो बेसिक टूथपेस्ट है वो सबके लिए है, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे नहीं यूज़ कर सकते, छोटे बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, ओल्ड एज भी करते हैं। तो वो कौन सी मार्केटिंग कर रही है, वो अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग कर रही है। मतलब सबके लिए वो एक ही प्रोडक्ट क्या कर रही है, बना रही है, तो हम सबको भी टारगेट कर सकते हैं। दूसरा है डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आप टारगेटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, मतलब कि आप कंपनी सबको नहीं टारगेट करें, आप कंपनी कह रही है कि हम सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स को ही टारगेट करेंगे और उनके लिए ही अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे मारुति सुजुकी, वो कौन कौन से ग्रुप टारगेट करेंगे, मिडिल इनकम वाले, यंग प्रोफेशनल वाले और प्रीमियम बायर वाले, और उनके लिए क्या कर रही है, प्रोडक्ट दे रही है, बाकी किसी को टारगेट नहीं कर रही है। ये नहीं कि हम सबके लिए बनाएंगे, नहीं, हम सब में भी सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा 3 हो सकता है, उन्हीं ग्रुप को सर्व करना चाहेंगे। मे बी वो मिडिल इनकम वालों के लिए ही हम बनाना चाह रहे हैं, या सिर्फ प्रीमियम वालों के लिए बनाना चाह रहे हैं, या फिर यंग प्रोफेशनल्स के लिए। कॉन्सेंट्रेटेड या नीश मार्केट क्या होती है, ये कौन सी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे हम कहते हैं कि हम जो टारगेट करेंगे, जो फोकस करेंगे, वो सिर्फ छोटे सेगमेंट, ओनली 1 स्मॉल सेगमेंट में करेंगे और उसको ही अच्छी तरीके से सर्व करेंगे। जैसे रोलेक्स कहती है हमको हाई इनकम, मिडिल इनकम ये सब इसमें करना ही नहीं है, हमें 2 से ज़्यादा नहीं, ना ही सबको करना है। हम सिर्फ एक ग्रुप पकड़ेंगे जो कि छोटी सेगमेंट होगा और उसको ही सर्व करेंगे। जैसे सिर्फ हाई इनकम लग्जरी कस्टमर्स को हम सेटिस्फाई करना चाहिए, हमें सबको नहीं टारगेट करना, ना ही हमें मिडिल और हाई को करना है, हमें सिर्फ हाई को करना है, हम उनके लिए ही बनाएंगे। वो हमारी क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेटेड, सिर्फ इन पे ही कॉन्सेंट्रेटेड, इन पे ही क्या है, फोकस्ड है। ठीक, माइक्रो मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब कि ये और कॉन्सेंट्रेटेड में तो हमने कहा कि स्मॉल सेगमेंटेशन को टारगेट करेंगे, और ये जो है ना, जो आपकी माइक्रो मार्केटिंग ये और फोकस्ड हो जाती है। मीन्स यहाँ पे कस्टमर कहते हैं कि हम कस्टमाइज्ड मार्केटिंग करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया, इवन एक ही कस्टमर को फोकस। जैसे आपको देखो ना, या तो सबको करेंगे, जब सबको टारगेट करेंगे तो वो कौन सी थी, अनडिफ्रेंशिएटेड। फिर हमने कहा कि नहीं, हम सबको नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा कुछ ही ग्रुप्स को, लाइक मिडिल और हाई इनकम, इनको ही बस करने वाले हैं। तो ये कौन सी हो गई आपकी, ये वाली हमने कौन सी समझी थी, एक अनडिफ्रेंशिएटेड। ये डिफ्रेंशिएट कर दिया कि हम सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर हमने कहा कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब मैंने कहा कि सिर्फ मैं इसी स्मॉल सेगमेंट को करूँगी और मैं किसी पे नहीं जाऊँगी, सिर्फ 1 सेगमेंट को करूँगी जो कि स्मॉल भी है और बस मुझे इसको ही सर्व करना है। देन इससे भी एक लेवल और जाता है, वो आता है आपका माइक्रो मार्केटिंग। यहाँ पे और कॉन्सेंट्रेटेड, मैंने कहा सिर्फ मैं एक ही कस्टमर पे ही फोकस करूँगी, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल कस्टमर पे फोकस करूँगी और उस कस्टमर को जो चाहिए होगा मैं उसके हिसाब का बना के दूंगी। तो ये क्या हो गई, माइक्रो मार्केटिंग। मतलब रोलेक्स वाले तो सबको कर रहे हैं ना एक ही सेगमेंट में, तो हाई इनकम ग्रुप के कर रहे हैं, तो सारे कस्टमर के लिए, हाई इनकम ग्रुप वालों के लिए एक जैसी वॉच बना के दे रहे हैं जो उनको पसंद आ जाए। लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल पे आ जाओ कि हर एक कस्टमर को मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको कैसा चाहिए, मैं आपको वो बना के दे रही हूँ, आपको कैसा चाहिए, मैं आपको वो बना के दे रही हूँ, तो ये क्या होगी, और ज़्यादा
क्या तो कॉन्सेंट्रेट होगी और ज़्यादा इंडिविजुअल मार्केटिंग हो गई, तो इसे हम माइक्रो मार्केटिंग कहते हैं। जैसे कोका कोला अपना टेस्ट और पैकेजिंग कंट्रीज़ में बदलती है अकॉर्डिंग टू कि कैसे कैसे लोग हैं, तो जिस जैसी जैसी कंट्री है उस हिसाब से हम इंडिविजुअल पैकेजिंग कर रहे हैं, ठीक। और अमेज़ॉन वगैरह या फिर कस्टमाइज प्रोडक्ट आप देखते होगे जो आपको बना के देते हैं, तो वो माइक्रो मार्केटिंग ही कर रहे हैं। उनको पता चल गया मेरी टारगेट ऑडियंस ये है, और इवन टारगेट में भी उन्होंने फोकस कर दिया एक इंडिविजुअल कस्टमर जो जैसा चाहेगा हम उसको वैसा देंगे। नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। पहला हमें हेल्प करता है अपने एफर्ट्स को फोकस करने में। टारगेटिंग अलाउ करता है कंपनी को कि वो अपना एफर्ट्स को, अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को फोकस करे सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप पे रादर देन वेस्टिंग टाइम एंड मनी ऑन एवरीवन। जब आपको पता है कि आपके कस्टमर सिर्फ हाई इनकम वाले हैं, तो आप सिर्फ उन पे ही फोकस करिए ना। आप फालतू में ऐड उनको क्यों दिखा रहे हैं जो उसको लेंगे ही नहीं, आप फालतू में खर्चा उनके लिए क्यों कर रहे हैं जो उसको खरीदेंगे ही नहीं, है ना। तो हम स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करते हैं रादर वेस्टिंग आवर टाइम ऑन एवरीवन। जैसे नायका ब्यूटी कॉन्शियस वुमेन को टारगेट करती है, सारी पॉपुलेशन को नहीं, सिर्फ उन वुमेन्स को जो ब्यूटी कॉन्शियस हैं। तो हम क्या, हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा अपने एफर्ट्स को फोकस करने में। नेक्स्ट इज बेटर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब आपके प्रोडक्ट का डेवलपमेंट अच्छा करने में हेल्प करता है। व्हेन टारगेट ग्रुप इज डिफाइंड, जब आपको पता है मेरा टारगेट ग्रुप ये है, मुझे इनको ही टारगेट करना है, जैसे जॉनसन्स बेबी को पता है मुझे बेबीज को ही टारगेट करना है, तो हम अपना प्रोडक्ट उन्हीं के हिसाब का बनाएंगे। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट अच्छा हो पाएगा क्योंकि प्रोडक्ट उन्हीं की नीड को पूरा कर रहा होगा, है ना। नेक्स्ट इज इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन। हमें पता है हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, हम उसके हिसाब का ही मैसेज बनाएंगे। हमें पता है हमारे जो एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, तो देखते नहीं नाइकी का जो भी ऐड आता है वो फिटनेस से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि हमें पता है हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल वालों के लिए, हमें ऐसे जो कभी कभी कैजुअल जिम जा रहे हैं या कभी कभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए नहीं है हमारा शूज़, किसके लिए, सिर्फ एक्टिव लाइफस्टाइल वालों के लिए। तो हमारे एड्स, जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जब हम सिर्फ कुछ ही लोगों पे फोकस कर रहे हैं तो कंपनी जो अपना मनी है, जो अपना टाइम है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों पे लगाएगी, तो अपने रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइजेशन कर पाएगी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइजिंग एवरीवेयर, ब्रांड प्रमोट ओनली अपने टारगेट ऑडियंस जहाँ पे एक्टिव है। जैसे आपको पता है कि मेरे टारगेट ऑडियंस इंस्टा पे एक्टिव है, तो मैं सिर्फ वहीं एड्स चलाऊंगी, मुझे और जगह क्यों चलाना है उसको। हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जैसे देखते नहीं हो जो यूट्यूब में ब्यूटी इन्फ्लुएंसर होते हैं, नायका वायका, उनको ही अपना इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग का टारगेट देती है। ऐसे लोग को नहीं देगी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स से कहीं उनका दूर दूर का ही नाता नहीं है, तो हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे अपने रिसोर्सेज लगाने हैं। नेक्स्ट इज हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऑफ कोर्स आप अपने टारगेट ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, उनके नीड के हिसाब से बना रहे हो, तो वो तो खुश होंगे ही, आपसे सेटिस्फाइड होंगे। और वही है जैसे मार्केट सेगमेंटेशन में था, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में मिलेगा, आप स्पेसिफिक ग्रुप को अच्छे से सर्व कर रहे हो, उनकी नीड को अच्छे से सेटिस्फाई कर रहे हो, तो आप कॉम्पिटिशन में आगे रहोगे। प्रॉफिट बढ़ेगा आपको, ऑफकोर्स जब कस्टमर आपको चाह रहा है, उसको समझ में आ रहा है, आपका गुड्स खरीद रहा है, तो आप सर्व करोगे, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी सेल बढ़ेगी। और एक्सपेंस तो आपने कम ही कर दिए क्योंकि आप फालतू में वहाँ खर्चा नहीं करो जहाँ उसकी नीड नहीं है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका पोजीशनिंग। एक बार मार्केट को डिवाइड कर लिया, फिर हमने टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट कर ली कि हाँ मेरे टारगेट ऑडियंस ये है, हम इनको सर्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं पोजीशनिंग। पोजीशनिंग मतलब हम अपनी प्रोडक्ट की यूनिक इमेज क्रिएट करेंगे कस्टमर के माइंड में। क्या करेंगे, यूनिक इमेज क्रिएट करेंगे कि उसके सामने उससे रिलेटेड और भी प्रोडक्ट आएंगे, फिर भी वो मेरे प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा। तो वो जो एक यूनिक इमेज क्रिएट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पोजीशन करना कस्टमर के माइंड में, दैट इज पोजीशनिंग। आफ्टर सेगमेंटिंग, आफ्टर टारगेटिंग कि किसको सर्व करना है, नेक्स्ट स्टेप है पोजीशनिंग कि विच मीन्स क्रिएटिंग यूनिक इमेज ऑफ प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट की यूनिक इमेज क्रिएट करना। जैसे पोजीशनिंग मीन्स हाउ अ कंपनी वांट कि लोग उसके प्रोडक्ट को देखें कंपेयर टू अदर। जैसे आप भी फिटनेस गुड्स मतलब बना रहे हो, शूज़, और भी लोग बना रहे हैं, तो आपके ब्रांड को क्यों कैसे देखें। जैसे नाइकी को जस्ट डू इट ऐसे देखें कि प्रीमियम ब्रांड है ये, ऐसे देखें। तो हम ये चाह रहे हैं, तो हम उस तरीके से उसकी पोजीशनिंग करेंगे, उस तरीके के कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट को लेके परसेप्शन बनाएंगे। तो ये क्या होती है पोजीशनिंग। जैसे एप्पल अपने आप को कैसे पोजीशन करता है, प्रीमियम, इनोवेटिव, हाई क्वालिटी। जब एप्पल का आपके माइंड में आता है तो लोगों ही बनी बनाए कैसे होता है, मेरे को तो पता ही नहीं है, आधा कटा हुआ होता है, बना लेना ठीक है। तो एप्पल कैसे पोजीशन करता है, एप्पल का फ़ोन आता है तो आप कहते हो यार हाई क्वालिटी, प्रीमियम, मतलब टॉप नॉच। मेरे पास भी है, ऐसा ही है जैसा फ़ोन पे दिखा रहा है, और ये दिखा भी नहीं रहा है सही से। दिखाऊं, रुको यार, शो ऑफ नहीं कर रही हूँ,
आप लोगों की वजह से ही मिला था, आप लोग ना देखते तो ना मिलता। बट देखो ना कितना सिमिलर है। लोगो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा होगा, सिमिलर है ना। चलो, तो एप्पल कैसे पोजीशन करता है? प्रीमियम, इनोवेटिव, मतलब कुछ नया आ रहा है ना, इनोवेटिव, प्रीमियम। अब इसको मैं यूज़ करती हूँ तो भाई सही में प्रीमियम क्वालिटी है। एप्पल का आप कोई भी लैपटॉप वगैरह यूज़ को बहुत अच्छा चलता है, तो प्रीमियम, उसने वो पोजीशनिंग बना दी अपनी। पतंजलि कैसे पोजीशनिंग बनाए रखा है? नेचुरल आयुर्वेद। जब पतंजलि आता ना, आप उसको अलग कैसे देखते हो पेप्सोडेंट और इन सब से? कहते हैं ये नेचुरल आयुर्वेदिक है। वोल्टास ऑल वेदर एसी, हर वेदर में चलने वाला एसी। सो इवन इफ ऑल ब्रांड्स सेल सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, इवन सारे ब्रांड हो सकता है एक जैसे प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप भी शूज़ बेच रहे हो, वो भी शूज़ बेच रहा हो, लेकिन आपके प्रोडक्ट को कस्टमर किस नज़र से देखेगा, वो उसके माइंड में क्या पोजीशनिंग होगी उसकी, वो उसे कहते हैं पोजीशनिंग। वो आप बनाते हो। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्यों बनाते हो? एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगी। कस्टमर को आपका ब्रांड एक यूनिक नज़र से दिखेगा तो आपका ब्रांड उसको खिल के आएगा, ठीक है, वो उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। हेल्प करता है आपके ब्रांड को कि वो कॉम्पिटिटर से अलग निकल के आए, उसकी अलग पहचान हो। जैसे कोका कोला को लोग हैप्पीनेस से जोड़ते हैं, पेप्सी को लोग यूथ एंड एनर्जी से जोड़ते हैं, तो अलग इमेज बन गई, ठीक है। आपका ब्रांड कॉम्पिटिटर से इस वजह से अलग निकल के आएगा। नेक्स्ट इज अट्रैक्ट द राइट टारगेट ऑडियंस। जब पोजीशनिंग क्लियर होती है, जैसे प्रीमियम एप्पल है, तो वो उसी को टारगेट करेगा जो उस तरीके के लोगों को प्रेफर करते हैं, उस तरीके के फ़ोन को प्रेफर करते हैं, प्रीमियम, इनोवेटिव, हाई क्वालिटी। अब जो नहीं प्रेफर करते हैं, जिनको नॉर्मल फ़ोन चाहिए, तो वो उसको नहीं लेंगे। तो टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे नाइकी एक्टिव स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल को प्रेफर करता है, तो वो उसको ही अट्रैक्ट करने में हेल्प करे, क्योंकि उसने अपनी पोजीशनिंग लोगों के माइंड में वैसी बना रखी कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल शूज़ ब्रांड हैं। तो आप फिर नहीं हो गए, अब वो नहीं हेल्दी लाइफस्टाइल वैसे शूज़ चाहिए, तो आप नॉर्मल किसी भी ब्रांड के खरीद सकते हो। बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड की लॉयल्टी होती है जो कस्टमर आपके ब्रांड को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, उसकी एक इमेज है जो आपके प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है, अलग से है। जैसे एप्पल की यूज़र हमेशा लॉयल रहते हैं, हम लोग हमेशा लॉयल रहते हैं एप्पल के टुवर्ड। क्यों? एक बार इसको यूज़ कर लो। मैम कितना प्रमोशन करी है, मुझे कुछ नहीं मिला यहाँ से, आप लोगों से मिला है ये। तो जैसे आप एक बार यूज़ कर लेते हो एप्पल का फ़ोन, तो क्या होता है, आप फिर दूसरे पे नहीं जा सकते, एंड्रॉयड फिर नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि आप मज़ा आ रही होती है उसको यूज़ करने में। तो हम लोग लॉयल हो जाते हैं उस ब्रांड के टुवर्ड, है ना। तो ब्रांड लॉयल्टी, क्योंकि ब्रांड उसको अलग से देख रहा है, उसका एक पोजीशनिंग ही होगी कि यार ये प्रीमियम इनोवेटिव है। अब इससे नीचे क्या जाएंगे, इससे ऊपर जा सकते हैं। हेल्प इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पोजीशनिंग एक क्लियर डायरेक्शन दे पाती है एडवर्टाइजिंग को, कि हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको एक एक्टिव लाइफस्टाइल वालों को माइंड में, मतलब जो पोजीशन बनाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की कस्टमर के माइंड में, वो है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्टिव लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है। तो एड्स, अब वैसे ऐड दिखाओ जो ऐसी इमेज बना दे, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाए मेरा। तो पोजीशनिंग एक क्लियर डायरेक्शन देती है एडवर्टाइजिंग कंपनी वगैरह को कि हम कैसा मैसेज देना चाह रहे हैं कस्टमर को। लॉरियल की टैगलाइन क्या है? बिकॉज यू आर वर्थ इट। रिफ्लेक्ट करता है कि आपको सेल्फ केयर करनी चाहिए, वो सेल्फ केयर वाली पोजीशनिंग डालता है लोगों के माइंड में। बिकॉज आप वर्थ इट हैं, आप इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप अपने लिए ये प्रोडक्ट यूज़ करिए और अपने इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करिए। तो ऐसा ऐड क्या कर रहा है, ये मैसेज दे पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें इस तरीके की कस्टमर के माइंड में अपने आप प्रोडक्ट को लेके क्या करनी है, पोजीशनिंग करनी है। सपोर्ट प्राइस एंड प्रोडक्ट डिसीजन। एक वेल पोजीशनिंग ब्रांड जो है वो अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को और प्राइस को जस्टिफाई कर पाता है, क्योंकि जैसे रोलेक्स है वो हाई प्राइस चार्ज करता है क्योंकि उसकी पोजीशनिंग रिफ्लेक्ट करती है लग्जरी। उसने अपने माइंड, कस्टमर के माइंड में अपने आप को कैसा पोजीशन कर रखा है कि हम लग्जरी प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो कस्टमर उसके लिए हाई प्राइस देना पसंद करेगा क्योंकि उसको पता है, ठीक है। तो इंक्रीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर कंपनी क्लियरली अपने कस्टमर के माइंड में अपनी पोजीशन बना लेती है तो कॉम्पिटिटर उसको रिप्लेस नहीं कर पाता। एप्पल ने अपनी इमेज बना ली है प्रीमियम इनोवेटिव क्वालिटी प्रोडक्ट की, तो अब कॉम्पिटिटर जितना भी चाहे उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशनिंग जो है वो पोजीशनिंग का ही एक सब पार्ट है। पोजीशनिंग मतलब आप अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की, सबकी कंपनी की सबकी इमेज बना रहे हो, बट ब्रांड पोजीशनिंग मतलब सिर्फ ब्रांड की इमेज पे फोकस कर रहे हो। पार्ट है पोजीशनिंग है, इट ओनली फोकस ऑन ब्रांड, कि आपकी ब्रांड की क्या इमेज, एप्पल की क्या इमेज है लोगों के माइंड में, उसके प्रोडक्ट की नहीं, कि हम बोले कि उसके फ़ोन की क्या इमेज है, इसके लैपटॉप नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, मैकबुक की क्या इमेज है, इसकी एप्पल वॉच की क्या इमेज है नहीं मेरे हाथ में, चाहेंगे तो हो जाएगी तो आप लोग के थ्रू, तो वो आप कर रहे हो तो वो हो जाएगी पोजीशनिंग, कि हर चीज़ की पोजीशनिंग कर, उस पूरी कंपनी की हर प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसे करना चाह रहे हैं माइंड में। ब्रांड पोजीशनिंग मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांड की कैसे करना चाह रहे हैं, उस कंपनी की
कैसी इमेज बनाना चाह रहे हैं, वो होती है ब्रांड पोजीशनिंग। डिफाइन व्हाट योर ब्रांड स्टैंड फॉर। आपके ब्रांड को सुनते हुए कस्टमर के माइंड में क्या आता है, उसका क्या यूनिक प्रॉमिस है, पर्सनालिटी, इमोशनल अपील, कैसे लोगों को इमोशन से जोड़ता है, क्या वो इमोशनली अपील कर रहा है, क्या उस ब्रांड की पर्सनैलिटी है, क्या वो प्रॉमिस कर रहा है, वो होता है ब्रांड पोजीशनिंग। हियर द फोकस नॉट ओनली ऑन द प्रोडक्ट बट ऑन द ब्रांड आइडेंटिटी, कि ब्रांड की क्या आइडेंटिटी है कस्टमर के माइंड में, वो उस पूरे ब्रांड को कैसे देख रहा है, कैसे जोड़ रहा है, कैसे रिलेट कर रहा है, होती है ब्रांड पोजीशनिंग। पतंजलि का एग्जांपल लेके दोनों को समझ लेंगे। पोजीशनिंग एक ब्रॉडर टर्म है, जैसे पतंजलि एज अ कंपनी और इट्स प्रोडक्ट आर प्लेस्ड इन पीपल माइंड। पतंजलि एक कंपनी और उसके प्रोडक्ट कैसे इसकी इमेज बनी है लोगों के माइंड में, वो होते हैं पोजीशनिंग। जैसे हमें पता है कि पतंजलि एज अ कंपनी और उसके प्रोडक्ट क्या है, हर्बल और नेचुरल हैं, केमिकल बेस नहीं है, हर्बल और नेचुरल है। ये इमेज पतंजलि की भी बनी है और उसके प्रोडक्ट की भी बनी है। ब्रांड पोजीशनिंग मतलब स्पेसिफिक, कि ब्रांड पतंजलि की ही बस क्या इमेज बनी हुई है कस्टमर के माइंड में। जैसे प्राइड ऑफ नेशन, स्वदेशी, आयुर्वेदिक स्टाइल ब्रांड है, तो ये ब्रांड इमेज हो गई। ठीक है, सिर्फ जब ब्रांड पे फोकस करते हैं कि ब्रांड की, सिर्फ पतंजलि की क्या इमेज है, उसके प्रोडक्ट की छोड़ दो, तो वो होती है उसकी ब्रांड पोजीशनिंग, कि ब्रांड को कैसे देखते हैं। रीपोजीशनिंग मतलब, इसके बाद हम रीपोजीशनिंग में आएंगे। रीपोजीशनिंग मतलब दोबारा से पोजीशनिंग करना, मतलब कस्टमर के माइंड में पहले कोई इमेज बनी थी आपके प्रोडक्ट की, अब आप चाह रहे हैं कि वो इमेज ना रहे, हम कुछ नई इमेज अब क्रिएट करना चाह रहे हैं कस्टमर के माइंड में, वो होती है रीपोजीशनिंग। जैसे कि जो एग्जिस्टिंग इमेज है मेरे कस्टमर के, मेरे प्रोडक्ट को लेके, उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, नई इमेज बनाना चाह रहे हैं अपने कस्टमर के माइंड में। व्हेन अ कंपनी फील दैट पीपल आर नो लॉन्गर अट्रैक्टेड टू इट्स ओल्ड इमेज, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलती है और नया परसेप्शन क्रिएट करती है। जैसे कभी कभी कंपनी को लगता है कि कस्टमर अब मेरी ओल्ड इमेज से रिलेट नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करते हैं, हम कस्टमर के माइंड में अपनी इमेज को चेंज करते हैं, तो वो क्या होती है, रीपोजीशनिंग। जैसे पतंजलि को पहले कैसे लोग देखते थे, सिर्फ आयुर्वेदिक और हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, ये वही ब्रांड है जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचता है। तो पतंजलि को लगा कि यार नहीं, हम अपनी रीपोजीशनिंग करेंगे, हम सिर्फ ओल्ड और यही नहीं बेच रहे, हम मॉडर्न हेल्थ और वेलनेस पे भी फोकस करते हैं, हमें ये इमेज अपनी बनानी है लोगों के माइंड में। तो ओल्ड इमेज क्या थी कि ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ब्रांड है, अब न्यू इमेज इसने क्या क्रिएट करना शुरू किया कि वी आर मॉडर्न हेल्दी ब्रांड, यंगस्टर भी ले सकते हैं हमें, ये नहीं कि हम ट्रेडिशनल से बूढ़े लोग लेंगे। तो उसने अपनी इमेज को क्या किया, चेंज किया, रीपोजीशन किया। मैकडी ने भी अलिया उसको फास्ट फूड ब्रांड मानते हैं, अब वो हेल्थ कॉन्शियस भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो उसने भी क्या कि अपने आप को रीपोजीशन किया कि यार वी आर बैलेंस्ड मील ब्रांड, हम सिर्फ बर्गर और यही सब नहीं बेचते हैं, मतलब सिर्फ जंक फूड नहीं बेचते, बल्कि हेल्दी जूसेस ऑप्शंस भी हमारे पास हैं। ठीक है, तो ये रीपोजीशनिंग मतलब अपनी जो पोजीशन है उसको दोबारा से चेंज करना कस्टमर के माइंड में। क्यों चेंज करते हैं, पहला आउटडेटेड ब्रांड इमेज, हो सकता है कभी कभी आपकी ब्रांड इमेज ओल्ड हो जाए, ओल्ड फैशन लगे कस्टमर को और इसलिए वो ना ले। ठीक है, तो हम चाहते हैं उसको नया कुछ एक इमेज क्रिएट करें, फ्रेश इमेज क्रिएट। जैसे ओल्ड स्पाइस को लोग सोचते थे कि ये जो परफ्यूम है ये बूढ़े लोगों के लिए है, बट उसने क्या किया, अपने आप को रीपोजीशन किया, कस्टमर के माइंड में फिर से नई फ्रेश इमेज बनाई कि नो वी आर बोल्ड एंड यूथफुल ब्रांड, नई पैकेजिंग के साथ। टेक्नोलॉजिकल और मार्केटिंग, हो सकता है मार्केट बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई और आपका ब्रांड अभी भी पुराना ही लग रहा है, तो हम रेलिवेंट रहने के लिए चेंज करते हैं। जैसे नोकिया ने अपने आप को रीपोजीशन किया, कीपैड से उसको स्मार्टफोन में लाया, तो उसने दोबारा से रीपोजीशनिंग करी। टू टारगेट न्यू मार्केट सेगमेंटेशन, हम अपनी रीपोजीशनिंग करते हैं ताकि हम नया मार्केट सेगमेंटेशन को टारगेट कर पाएँ। कभी कभी हमारे जो ओल्ड ब्रांड इमेज है वो सिर्फ पुराने ही कस्टमर तक ही लिमिट हो जाता है और हम चाहते हैं हमें न्यू कस्टमर तक भी पहुँचे, तो हम अपने ब्रांड की इमेज को फिर न्यू चेंज करते हैं। जैसे मैगी को इनिशियली लोगों को लगता है सिर्फ बच्चों के लिए है, फिर मैगी ने ऐसे से एड्स लगाए जैसे 2 मिनट नूडल फॉर एवरीवन, जो वर्किंग है वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो जो इमेज थी कि बच्चों के लिए, उसको क्या किया उसने बदला, तो उसने नए मार्केट सेगमेंटेशन को टारगेट करने के लिए कि बड़े लोग भी खाएं, ये टारगेट करने के लिए इसने क्या किया, रीपोजीशनिंग की। नेगेटिव ब्रांड परसेप्शन, कभी कभी जो ब्रांड होते हैं उनका लोगों के माइंड में नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है, तो उसको चेंज करने के लिए वो क्या करते हैं, रीपोजीशनिंग करते हैं ताकि कंपनी का फिर से ट्रस्ट आ जाए। पता है ना 2015 में क्या हुआ था, मैगी लवर्स, मैगी बैन हो गई थी क्योंकि लगा कि वो खराब चीज़ बेच रही है। ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, लोगों को हेल्थ के साथ खिलवाड़ करी है। फिर नेस्ले ने क्या किया, फिर से अपना मैगी का ट्रस्ट गेन करा, उसको बताया, टैगलाइन में बहुत प्रमोट किया कि टेस्ट भी हेल्थ भी, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन हेल्थ ऑल्सो। तो हमने क्या किया, रीपोजीशन किया। चेंज इन कंपनी गोल एंड स्ट्रैटेजी, कभी कभी कंपनी के गोल बदल जाते हैं, कंपनी का डायरेक्शन बदल जाता है। ठीक है, इसलिए हम करते हैं लाइक
हम मास मार्केट से मान लो अब सिर्फ प्रीमियम मार्केट पे जा रहे हैं, लोकल से या ग्लोबल पे जा रहे हैं, तो हमें अपनी मार्केट की जो इमेज है वो कस्टमर के माइंड में बदलनी पड़ेगी। जैसे टाटा मोटर्स ने आपको रीपोजिशन किया बजट कार टू स्टाइलिश एंड रिलायबल कार। पहले वो सिर्फ लिमिटेड थी किस लोगों तक, बजट कार तक। फिर उसने अपनी रीपोजिशनिंग करी कि नहीं, हम स्टाइलिश और रिलायबल कार भी हैं, न्यू मॉडल्स भी हैं हमारे पास। तो हमने क्या किया, हमारा कंपनी का जो गोल है उसको बदला कि हम इस पे भी जाएंगे, हम ग्लोबल लेवल पे भी जाएंगे। तो हमने अपने आप को एज अ ग्लोबल ब्रांड क्या किया, रीपोजिशन किया कस्टमर के माइंड में। राइट स्टूडेंट्स, सो हमने समझा मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, ब्रांड पोजीशनिंग एंड रीपोजिशनिंग। राइट, यही था आपके यूनिट में। कोई भी डाउट हो वीडियो को लाइक करिएगा। अच्छा, कोई भी डाउट होगा वीडियो को लाइक करेंगे, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखेंगे। फ्रेंड के साथ प्लीज़ शेयर करो। थैंक यू।